हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए, हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन अपने इस चैनल पे कर रहे हैं। डेली आपको दोपहर में 2:30 बजे इसकी क्लासेस मिलती हैं। हम लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इस बार जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम नहीं होगा। चूँकि अभी आयोग की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, वहाँ से डायरेक्ट कोई जानकारी नहीं आई है, तो हम लोगों को एकदम हाथ पैर धो के बैठ नहीं जाना चाहिए कि जाने दो, अब तो नहीं होगा, अब तो क्या करें। तो नहीं, ये सब मत करिए। जब तक वो खुद नहीं कह देते, कोई उधर से नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हम लोग अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखें। अब चूँकि इधर इस तरह की ज़्यादातर अफवाहें आ रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि थोड़ा मनोबल डाउन होता है। लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी बात को नज़र में रखते हुए हम 2018 से लेकर के 2024 जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं, इनके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सबसे पहले हम लोग पेडागोजी सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि चाहे आप जूनियर का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप प्राइमरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, 30 नंबर की पेडागोजी पूछी ही जाती है। और पेडागोजी ना लगभग एक ही जैसी आती है क्लास 6 to 8 के लिए भी और क्लास 1 to 5 के लिए भी। थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, क्योंकि वहाँ थोड़े से ज़्यादा मतलब कि उम्र के बच्चे होते हैं और प्राइमरी वाले में थोड़ा कम उम्र के बच्चे होते हैं। तो ये दोनों लोगों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। तो आपको मतलब कि इसे, चाहे आप जूनियर के लिए एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, चाहे प्राइमरी के लिए, इसे ज़रूर देखें। तो आज हम लोग 2018 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे, ये आपको निर्देश वगैरह दिया है, डायरेक्ट हमने पेपर ही लिया हुआ है। पार्ट 1 है, मतलब कि पहले हम लोग प्राइमरी वाला देखेंगे, फिर हम लोग जूनियर वाला देखेंगे। ऐसे करते हुए पहले पेडागोजी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता। और जो फर्स्ट जो मतलब कि पहली जो आपको फ्रंट पेज पे मिलता है वो पेडागोजी वाला सेक्शन ही मिल जाता है एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। कंप्लीट जो एसएसटी है उसकी प्रिपरेशन तो आपको यहाँ पे कराई ही जाएगी, साथ में पेडागोजी, एनवायरनमेंट, इन सारी जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी भी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए हिंदी इंग्लिश का। आपको कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के सही और सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। पहला विकल्प है कि आनुवांशिकता, यानी कि क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। अब देखेंगे, आनुवांशिकता और पर्यावरण ये हमारा सिलेबस का एक टॉपिक ही है और हर साल इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, देखेंगे ऑप्शंस को। कह रहे हैं कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा विकल्प कह रहे हैं सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों के द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ठीक है, जीन्स की बात हो रही है। तीसरा कह रहे हैं कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। भैया, जन्मजात विकार है तो मतलब पूरी तरह से दूर कर देगा ऐसा तो देखने को नहीं आता है। और वैसे भी हमसे क्वेश्चन ना आनुवांशिकता और पर्यावरण की जो भूमिका है बच्चे के डेवलपमेंट में वो पूछी जा रही है। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये देखिए, जो केवल है ना, वो ये एक एक्सट्रीम वर्ड है। और जब भी सीटेट में आपको एक्सट्रीम वर्ड मिले तो आपको बच के आगे निकलना है कि ज़्यादातर संभावना है कि ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 स्टेटमेंट तो अपने आप कट गए, एक में केवल लगा है इस वजह से, और दूसरा कह रहे हैं कि अच्छी देखभाल जो है वो जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो चूंकि ये क्वेश्चन से हट के विकल्प दिया हुआ है तो ये भी बेकार बात है। और ये सीखने और प्रदर्शन करने की बात ये भी नहीं है। हमसे कह रहे हैं कि आप बताओ आनुवंशिकता और पर्यावरण की क्या भूमिका है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो इसका सही उत्तर ना पहला वाला हो जाएगा कि डेवलपमेंट के कुछ पहलू जो है वो आनुवंशिकता और कुछ पहलू ऐसे हैं जो पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे के डेवलपमेंट में पर्यावरण का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और जो आनुवांशिक जो मतलब कि प्रभाव है वो तो आपको देखने को मिलेंगे ही। दोनों का मिला जुला स्वरूप जो है वो बच्चे के डेवलपमेंट में वर्क करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है वो इसका सही विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
और हाँ, अगर आप लोग रेगुलर इन जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप 30 में ना 26, 27, 28 तक ला सकते हैं। मैंने भी 30 में 27 नंबर तक लाया हुआ है, इसी वजह से बता रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि इनकी थियरी भी बहुत घुस के पढ़ना, उनकी भी नहीं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हीं को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें, और वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और ऐसे ही 2-4 लोग जो हैं इनकी थियरी पढ़ लें, तो उसके बाद फिर मतलब टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता आपको पैडागोजी में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सीटेट टॉप करेंगे, पैडागोजी की बात करें कि 30 में आप 26, 27, 28 तक आराम से ला सकते हैं। चूँकि मैं खुद लाई हूँ इस वजह से आपको बता रही हूँ, और मैंने भी किसी टीचर का कोर्स नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी किया है। सेल्फ स्टडी करके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आराम से 2 से 3 महीने के भीतर 30 में से 27 मार्क्स लाया हुआ है। कभी आपको हम अपनी जो मार्कशीट है वो भी पब्लिक करके दिखाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू जो पियाजे हैं ना उनकी थियरी की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो जीन पियाजे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, ठीक है। यानी कि पियाजे की थियरी, इसमें आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। कह रहे हैं कि विकास जो है वो गुणात्मक चरणों में होता है। दूसरा कह रहे हैं बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा कह रहे हैं निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और चौथा कह रहे हैं बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। हमसे कह रहे हैं कि आपको बताना है रॉन्ग। तो देखिए, जो ये निरंतर अभ्यास वाला अधिगम की बात की जा रही है ना, ये इसमें नहीं आएगा। बाकी सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो पियाजे की थियरी से ही संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका सही हो जाएगा, यानी कि यही वाला स्टेटमेंट पियाजे की थियरी से बिलोंग नहीं करता है। बाकी सारी बातें ठीक हैं। जो पियाजे हैं उनका मानना था कि जो विकास है, यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है, वो गुणात्मक चरणों में होता है। जो बच्चे हैं वो अपनी दुनिया में ज्ञान के निर्माता खुद ही होते हैं, ये बात भी उनके द्वारा कहा गया है। और बच्चे अपने पर्यावरण पर ही क्रिया करते हैं, ये बात भी जो जीन पियाजे हैं इनके द्वारा कहा गया है। और ये निरंतर अभ्यास तो ऐसी बात नहीं है, इसे आप चल कर के आगे देखेंगे। जो स्किनर है ना, जिन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था, उनके द्वारा इस तरह की जो थियरी है वो दी गई थी, ठीक है। तो हम लोग आगे उन लोगों को जैसा जैसा पढ़ते चलेंगे इनके बारे में देखते चलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए। कह रहे हैं ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, दूसरा कह रहे हैं प्रतीकात्मक विचार का विकास, तीसरा है अहमता, यानी कि जो ईगो सेंट्रिज्म होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, और लास्ट है कि अनुत्क्रमणीयता, ठीक है, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी। हमारे पास ऑप्शंस ये 4 हैं। आपको बताना है कि कौन सा चरण है जो पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। आपको तो पहले यही पता होना चाहिए ना कि जो पूर्व संक्रियात्मक चरण है वो मतलब कि कौन से एज ग्रुप को कहते हैं। तो जब बच्चा 2 साल से लेकर के 7 साल के मध्य में होता है ना, तो वो जो चरण है पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक काल या पूर्व संक्रियात्मक चरण कहलाता है। उसमें बच्चे के द्वारा क्या कुछ बातें की जाती हैं, बच्चा किस तरह का होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, वही आपसे पूछ रहे हैं। तो आप देखिए कि उस टाइम में ना बच्चा ध्यान केंद्रित करने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी थोड़ी बहुत डेवलप हो चुकी होती है। वो एक ही टॉपिक पर, एक ही चीज़ पर अपना जो ध्यान है वो केंद्रित करने लग जाता है। अहमता, यानी कि उसके अंदर ना ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है। ये चीज़ मेरी है तो केवल मेरी है, ये दोस्त मेरा है तो केवल मेरा है, तुम किसी और से दोस्ती नहीं करोगे। तो इस तरह की जो बातें हैं ना वो बच्चे के अंदर आपको इस एज ग्रुप में देखने को मिल जाती। और ये जो इरिवर्सिबिलिटी है ये भी बच्चे में देखने को मिल जाता है। लेकिन आप देखिए कि इतने साल का जो बच्चा है ना वो प्रतीकात्मक विचार का जो विकास है वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इसका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो ठीक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि डैश डैश, और आपसे कह रहे हैं कि इस चीज़ के अलावा, यानी कि यहाँ पे क्या आप फिल करेंगे, उसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल जो है वो युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शंस, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। हाँ भैया, जब खेलते हैं तो शरीर जो है उस पर निपुणता आती है, ये ठीक है। कह रहे हैं कि यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, तो अच्छा। कह रहे हैं ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और कह रहे हैं वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो देखिए 4 वाला भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, दूसरा वाला रॉन्ग है कि ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। केवल क्या ये खेलना अकेले ही समय बिताने का सुखद तरीका है? तो ऐसी बात नहीं है। बाकी सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो एकदम ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। यानी कि आप ऐसा कोई प्रश्न पूछिए बच्चे से जिसमें बच्चे ना एक्टिव होकर के सोचें, ठीक है, रटा रटाया जो मतलब पॉइंट है उसको ना उगल दें। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन आप पूछेंगे। कह रहे हैं कि पहला वाला स्टेटमेंट है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तो अगर आप इस तरह का प्रश्न करेंगे तो बच्चे या तो मुंडी हिलाएंगे हाँ या तो नहीं। दूसरा, सही जवाब क्या है। और तीसरा, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। और चौथा कह रहे हैं कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे जो अच्छा विकल्प है वो हमको चुनना होता है। तो इसका जो सबसे अच्छा विकल्प होगा वो 4 वाला हो जाएगा कि आप बच्चों से कहिए कि भैया आप बताओ ना कि कौन कौन से वो विभिन्न तरीके हैं जिससे हम इस एक पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं। या कोई एक मतलब कि प्रश्न उनके सामने रखिए और कहिए कि आप लोग कई तरह से इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जब सॉल्व करने के लिए बच्चों को दिए जाते हैं तो बच्चों को ना फिर तार्किक रूप से सोचने के लिए आप आमंत्रित कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। पहला, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। दूसरा, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण और रैंकिंग। तीसरा है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग करना। और चौथा है कि परियोजना विधि, क्षमता समूह और रैंकिंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला वाला हो जाएगा, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिंग लर्निंग। ये जो मेथड्स हैं ये बच्चों में प्रगतिशील शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ऑप्शंस देखिए, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, तो ये थोड़ा अजीब है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं, ये तो वैसे ही खराब है। कह रहे हैं स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। तो चौथा जो है ना, कह रहे हैं कि जीवन सच्चा शिक्षक है। तो ये जो जीवन सच्चा शिक्षक है ये बच्चों के लिए नहीं है, ये मतलब जो बूढ़े हो जाते हैं ना उनको समझ आती है ये बातें कि भैया लाइफ ही सबसे अच्छी जो है टीचर है, जब उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में देख लिया होता है, झेल लिया होता है तब। तो ये बच्चों के लिए ये वाला ज्ञान काम का नहीं है। अब देखिए जो तीसरा विकल्प है ना वो सबसे अच्छा है कि स्कूलों में जो शिक्षा है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है, अर्थात एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। तो मतलब कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखें, कोलबर्ग के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कोलबर्ग के सिद्धांत हैं इनके योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट है जो कोलबर्ग के सिद्धांत से प्रेरित है ये आपको बताना है। पहला, कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। दूसरा, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। तीसरा कह रहे हैं कि ये नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करते हैं। चौथा है कि उनका विश्वास है कि बच्चे जो है ना वो नैतिक दार्शनिक हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो तो पहला वाला हो जाएगा। वैसे भी जब बड़ा सा आपको कोई स्टेटमेंट दिखे ना तो एक बार अगर आपको ऑप्शंस नहीं भी पता है, नहीं भी उत्तर आ रहा है, तो एक बार अगर आप तुक्का भी लगाना चाहें तो जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन हो उस पर लगा सकते हैं। ये सीटेट के लिए कुछ जो है ट्रिक्स बता रहे हैं, आप हर एग्जाम में मत इसको अप्लाई करने लगिएगा। ठीक है, तो कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार या उनके योगदान के रूप में हम ये मान सकते हैं कि उनका जो सिद्धांत है उसने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, यानी कि जो कोलबर्ग है उनकी थियरी है सपोर्टेड एंड एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है वो संदर्भित करता है। तो किसको संदर्भित करता है वो आपको बताना है। पहला विकल्प है कि उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। दूसरा कह रहे हैं कि उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं ही कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो तो हमारा ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, यानी कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के साथ स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। आप ना आगे चल करके पढ़ेंगे, एक सिद्धांत है ZPD का सिद्धांत। ठीक है, मतलब कि
ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो मतलब कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, इसी को हम लोग कहते हैं ZPD का सिद्धांत। और उसी में ये बताया जाता है कि बच्चा जो है ना वो सहयोग के स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कितना कर सकता है, ये सारी जो बातें हैं वो आपको ZPD का जो थियरी है उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो ZPD का थियरी है वो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। और आज हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हमने केवल 10 क्वेश्चंस लिए हैं, वो आप लोगों की मतलब कि आप लोग किस तरह से इसको देखते हैं, आप लोग कैसे इसमें इंटरेक्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हम एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इसको रेगुलर देखेंगे, अपनी जो मतलब इस पर इंट्रैक्शंस हैं वो दिखाएंगे, कॉमेंट करेंगे कि हाँ हमें और भी क्लासेस चाहिए और भी मतलब कि क्वेश्चन एक दिन में करवाया जाए, तो फिर हम इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ कर देंगे। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक उभयलिंगी जो व्यक्तित्व है उसके बारे में बताइए कि स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तो भैया अगर स्त्री लक्षण जो है वो मतलब कि प्रदर्शित कर रहा है ना, तो फिर लोग उसको कुछ और ही कहना स्टार्ट कर देंगे, उसे उभयलिंगी। आगे देखिए दूसरा कि जो उभयलिंगी व्यक्तित्व है इसमें आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। वैसे दूसरा वाला ही एकदम सही है। तीसरा कहना है कि इसमें दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, ऐसा नहीं है। और चौथा, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, तो ये भी बेकार बात है। देखिए इसका जो दूसरा वाला उत्तर है वो एकदम सही हो जाएगा कि जो उभयलिंगी व्यक्तित्व है इसमें आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का जो समायोजन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर इस तरह के व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति आपको मिले तो आप उसे समझ लेना कि भैया वो द्विलिंगी मतलब कि उभयलिंगी है। द्विलिंगी कहना ठीक नहीं होगा, उभयलिंगी जो है वो है। ठीक है, तो ये हमने आज 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 2018 के। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डेली आप इसको दोपहर 2:30 बजे आकर के ज़रूर देख लें। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का हमेशा स्वागत है। और SST की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पे कराई जा रही है। हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, पॉलिटी भी लगभग कंप्लीट होने को है, और बाद केवल ज्योग्राफी बचेगा जो कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।